प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी शोधमाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे विराम चिन्ह की। इसके अंतर्गत अल्पविराम, अर्धविराम, पूर्ण विराम, विस्मयादिबोधक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्हों की बात करेंगे। इसके साथ साथ हम अन्य जो विराम चिन्ह हमारे भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है भाषा की अभिव्यक्ति के लिए, या फिर हम भाषा में जो हम प्रयोग करते हैं इन विराम चिन्हों का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ी उपयोगिता है। हम अगर विराम चिन्हों का सही प्रयोग हम सीख लें, समझ लें, तो उसके पश्चात हम भाषा में वर्तनी संबंधी हो या भाषा की अभिव्यक्ति में हो, चाहे लेखन में हो, चाहे वाचन में हो, इन सारी गलतियों को हम नहीं करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम समझते हैं कि विराम चिन्हों का प्रयोग किस प्रकार से होना चाहिए या कहां पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाना चाहिए। आइए बात करते हैं। सबसे पहले विराम चिन्ह है क्या, किसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं विराम चिन्ह, विराम का मतलब है, जो विराम शब्द है इससे आशय है रुकना या ठहराव से मतलब है। ऐसा चिन्ह जो हमें रुकने के लिए या ठहराव के लिए जो है संकेत करता है, हम विराम चिन्ह कहते हैं। आइए जानते हैं, विराम चिन्ह को सरल भाषा में रुकना या ठहरना कहा जाता है। जो चिन्ह लिखते, बोलते या पढ़ते समय रुकने का संकेत देते हैं या ठहराव के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। कामता प्रसाद गुरु जो है विराम चिन्ह की परिभाषा कुछ इस प्रकार से देते हैं। वो लिखते हैं, वो कहते हैं विराम चिन्ह के संबंध में, वाक्यों में शब्दों का परस्पर संबंध बताने तथा किसी विषय को भिन्न भिन्न भागों में पढ़ने या बांटने में ठहराव के लिए लेखों में जिन चिन्हों का प्रयोग होता है उन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। यानी कि हम जो वाक्य होते हैं, वाक्यों में परस्पर संबंध, क्या संबंध है ये बताने के लिए, या फिर विषय को भिन्न भिन्न भागों में पढ़ने या बांटने के लिए जो ठहराव के लिए जो चिन्हों का प्रयोग करते हैं, लेखन में हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन चिन्हों को हम विराम चिन्ह कहते हैं। किसी भी वाक्य में यदि विराम चिन्ह का सही प्रयोग न किया जाए तो भाषा की अभिव्यक्ति में अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अगर हम कहीं पे हम जहां चिन्हों का सही प्रयोग न हो या चिन्हों का प्रयोग ही ना करें, हम विराम का प्रयोग करें ही ना, हम विराम चिन्ह का प्रयोग ना करें, तो उससे अर्थ का अनर्थ हो सकता है। हम जो कहना चाह रहे हैं, जिस बात को हम कहना चाह रहे हैं, अभिव्यक्त करना चाह रहे हैं, वो बात सही अभिव्यक्ति नहीं दे पाएगी। जैसे हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं इसको। एक वाक्य है, रोको मत जाने दो। रोको मत जाने दो, इस वाक्य में कहीं भी विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं है, किसी भी विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। तो हम इससे हमें स्पष्टता नहीं आ पा रही है, हम यह नहीं समझ पा रहे हैं कि इस वाक्य हमें क्या बताना चाह रहा है या क्या कहना चाह रहा है। अब इसी को हमने जो है और लिखते हैं, रोको मत, रोको के बाद हमने जो है अल्प विराम लगा दिया, फिर बोला मत जाने दो, यानी कि रोको मत जाने दो। तो इसका अर्थ है, इस वाक्य का अर्थ है कि हमें जो है उसे रोक देना है। जो व्यक्ति हम कहा जा रहा है उसको रोक दो, उसे जाने मत दो, ये मतलब है। और इसी अल्पविराम का प्रयोग हम और कर देखते हैं इसी वाक्य में। अब हमने रोको मत जाने दो ऐसा लगा दिया, रोको मत के बाद हमने अल्पविराम लगा दिया, तो इसका मतलब हो जाएगा रोको मत, जो व्यक्ति जा रहा है उसको जाने दीजिए, रोकिए मत उसको। तो एक अल्पविराम से भाषा में इतने बदलाव आ सकते हैं। यानी कि अगर हमें कहना है इस आदमी को रोक दीजिए और हमने गलत अगर विराम चिन्ह लगा दिया तो फिर उसका अर्थ का जो है अनर्थ हो जाएगा। आइए आगे समझते हैं विराम चिन्हों को। सबसे पहले जो है पूर्ण विराम, हम सबसे पहले बात करते हैं पूर्ण विराम की। पूर्ण विराम क्या है?
पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाना चाहिए या इसका प्रयोग हम कहाँ पर करते आ रहे हैं। पूर्ण विराम जो है भाषा का सबसे प्राचीन विराम है। ये बहुत हिंदी में सबसे पूर्ण रूप से जो है इसको प्रयोग में लाया जा रहा है। पूर्ण विराम हिंदी का सबसे प्राचीन विराम चिन्ह है। पूर्ण विराम का प्रयोग हम निम्न स्थिति में हमें करना चाहिए या किया जाता है। भाषा की शुद्धता के लिए इसका प्रयोग इसी रूप में किया जाना चाहिए या किया जाता है। सबसे पहले हम जो बात करते हैं वाक्य के अंत में, जहां पर आप कोई वाक्य को समाप्त करते हैं वहां पर आप पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। जैसे राम ने फल खाया, यहाँ पे हम पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे क्योंकि वाक्य पूर्ण हो गया है। जब भी कोई वाक्य पूर्ण होगा तो उसके पश्चात पूर्ण विराम का चिन्ह जो है लगाया जाएगा। और इसके लिए जो है यहाँ पर जहां भी अगर हम वाचन कर रहे हैं तो देखेंगे जहां पर भी वाक्य पूरा हो रहा है और उसके बाद विराम चिन्ह का प्रयोग जो है, विराम चिन्ह जो है पूर्ण विराम ये है। पूर्ण विराम का प्रयोग ऐसे किया जाता है, ये पूर्ण विराम है। अगर ऐसा चिन्ह हमें दिखाई दे रहा है तो पढ़ाई के समय, हम वाचन के समय वहां पर ठहराव होगा, वहां पे रुकना होगा हमें, फिर उसके बाद आगे शुरू करना होगा। इसके बाद नंबर 2, पूर्ण विराम का प्रयोग सजीव वर्णन करते समय वाक्यांशों के अंत में भी किया जाएगा। अक्सर वाक्यांशों के अंत में नहीं किया जाता है, परंतु जब हम किसी चीज का सजीव वर्णन कर रहे हैं, बहुत सजीवता के साथ वर्णन कर रहे हैं, तो वहां पर जो है जो छोटे छोटे वाक्यांश आएंगे उन वाक्यांशों के बाद भी हम पूर्ण विराम का ही प्रयोग करेंगे। जैसे गोरा रंग, अगर हम गोरा रंग लिख रहे हैं यानी किसी व्यक्ति के रंग के बारे में बता रहे हैं कि गोरा रंग है। सुंदर काया, अगर आप ऐसे बोल रहे हैं, इनके बाद जो है इन शब्दों के बाद, इन शब्द वाक्यांशों के बाद पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाएगा। गालों पर कश्मीरी सेब की झलक, इन जो है इन वाक्यांशों के बाद हमेशा ही जो है पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाना चाहिए या किया जाता है। नंबर 3 है दोहा, सोरठा, चौपाई जैसे छंदों की पहली पंक्ति के अंत में एक विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। हमेशा जो है जो हमारे जो है जो दोहा है, चौपाई छंद जो है, इनमें हमेशा ही जो है इनके पहली पंक्ति के अंत में जो है एक विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। हम बोलेंगे जैसे जैसे रहमन पानी राखिए, ये जो है यहाँ पे कॉमा आएगा, यहाँ पे अल्पविराम आएगा। बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून, यानी कि द्वितीय चरण के अंत में, दोहे के दूसरे चरण के अंत में, चौपाई के प्रत्येक चरण के पंक्ति के अंत में जो है पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाएगा। और जब चाहे दोहा हो, सोरठा हो, चौपाई हो, ये पूर्ण हो जाएंगे तो इनके अंतिम पद जो है, अंतिम चरण के अंत में 2 विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाएगा। जैसे पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। मोती मानुष चून जब आएगा, इसके अंत में जो हम 2 पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। तो हम जो है हमने जाना कि पूर्ण विराम का प्रयोग जो है कहाँ कहाँ पर किया जा सकता है। कहाँ कहाँ पर? नंबर 1 वाक्य के अंत में, नंबर 2 सजीव वर्णन करते समय वाक्यांशों के अंत में, और नंबर 3 दोहा, सोरठा, चौपाई जैसे छंदों की पहली पंक्ति के अंत में भी हम इसका प्रयोग करेंगे या करते हैं या किया जाता है, ये कहा जा सकता है। अब बात करते हैं अर्धविराम की, जो बहुत कम प्रयोग किया जाता है, बहुत ही कम प्रयोग है इसका भाषा में, परंतु है बहुत महत्वपूर्ण, जहां पे प्रयोग होना चाहिए, नहीं तो भाषा का अर्थ का अनर्थ क्या हो सकता है। तो अर्धविराम का मतलब है अर्ध, आधा विराम, यानी पूर्ण रूप से नहीं रुकना है, थोड़ी देर के लिए आपको वहां, यानी पूर्ण विराम से कुछ कम देर के लिए वहां पर आपको विराम लेना है या ठहराव रखना है। अर्धविराम का प्रयोग जो है आमतौर पर कब करते हैं हम? 2 उपवाक्यों को जोड़ने में करते हैं या फिर ऐसे वाक्यों में करते हैं जिन्हें
और से नहीं जोड़ा जाता है। जहां जिन वाक्यों को हम और लिखकर नहीं जोड़ सकते हैं वहां पर हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। इसका चिन्ह आपने देखा होगा, इसका चिन्ह ऐसा होता है, ये जो है अर्धविराम का चिन्ह है, नीचे अल्पविराम, ऊपर से एक जो है ये अर्धविराम है। इसका प्रयोग मिश्रित वाक्य में आए अव्यय को अलग करने के लिए करते हैं। जैसे यद्यपि वह गरीब है, ये लेकिन जो अव्यय है उसके पहले हम इसे प्रयोग करेंगे ईमानदार है। यद्यपि वह गरीब है, अर्धविराम, लेकिन ईमानदार है। उसने बुलाया तो था लेकिन मैं जा न सका। इस प्रकार जो है, जो मिश्रित वाक्य में अव्यय आते हैं, अव्यय से पूर्व जो है इनको अलग करने के लिए जो है यहाँ अर्धविराम का प्रयोग किया जाना चाहिए। आगे देखते हैं अल्पविराम। भाषा में सबसे अधिक प्रयोग, भाषा में जो है प्रयोग की दृष्टि से देखें, प्रयोग से जो है सबसे अधिक प्रयोग जो है अल्पविराम का होता है। जिसे अंग्रेजी में हम कॉमा बोलते हैं, वर्तमान में हम हिंदी में भी जो है कॉमा ही कह देते हैं कई बार, पर इसे हिंदी में अल्पविराम बोला जाना चाहिए। यह सबसे अधिक प्रयोग होने वाला विराम चिन्ह है। देखते हैं कहाँ कहाँ इसका प्रयोग। इसका मतलब यह है कि थोड़ी देर के लिए हमें वहां रुकना है, थोड़ी देर के लिए ठहराव होना चाहिए भाषा में, जहां पर अल्पविराम का चिन्ह हमें दिखाई दे रहा है। अब इसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे पहले इसका प्रयोग करेंगे हम दो से अधिक समान पदों के आने पर। जब दो या दो से अधिक जो है एक समान पद यानी एक समान शब्द आते हैं किसी वाक्य में, तो वहां पर आप अल्पविराम का प्रयोग, उनके बीच में जो है अल्पविराम का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने कहा राम, लक्ष्मण, ऐसे अगर हम लिखते हैं भरत, तो इनके बाद जो है यहाँ पे लगाया जाएगा। और शत्रुघ्न ऐसे लिखेंगे तो जो समान पद है, इन समान पदों के बीच में जो है इसका प्रयोग किया जाता है या किया जाना चाहिए। जैसे गीता उठकर जो है, गीता उठकर, नहाकर, खाना खाकर चली गई। अगर दो तीन क्रियाएं समान समान एक साथ आ रही हैं, तब भी उन क्रियाओं के बीच में जो है समान पद जो है उनके बीच में आपको अल्पविराम का प्रयोग करना है या किया जाता है। नंबर 2 है, दो शब्दों की पुनरावृत्ति जब होती है। अगर एक शब्द 2 बार आ रहा है तो वहां पर भी आप जो है इसका प्रयोग करेंगे, परंतु कुछ कुछ जगह पे नहीं होता है। जैसे साथ अगर बात करते हैं, इनमें जो है नहीं प्रयोग होगा अल्पविराम। पर जैसे आप सुनो सुनो बोलेंगे, सुनो सुनो भाइयों, सुनो सुनो, यहां पर आपको अल्पविराम का प्रयोग करना है। सुनो सुनो वह गा रही है, तो यहाँ पे सुनो सुनो के बीच में आपको अल्पविराम लगाना है। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ, हाँ 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 मैं आ रहा हूँ, इनके बीच में हमें अल्पविराम का प्रयोग करना है, तभी भाषा में शुद्धता आएगी। अन्यथा की स्थिति में भाषा जो है, जो हमारी अभिव्यक्ति है, वह उस अभिव्यक्ति को स्पष्ट नहीं कर पाएगी या उसका अर्थ बदल जाएगा। नंबर 3, वाक्यांशों के बीच में, वाक्यांशों के बीच में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे क्रोध चाहे जैसा भी हो, क्रोध के बाद लगाएंगे, जैसा भी हो के बाद अल्पविराम लगेगा। मनुष्य को दुर्बल बनाता है, जो छोटे छोटे वाक्य हैं उन वाक्यों के बीच में भी इसका प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण के लिए हमने लिखा, उदाहरण के लिए। अब यहाँ पे हम पूर्ण विराम का प्रयोग कर नहीं सकते हैं क्योंकि वाक्य पूरा नहीं हुआ है, तो हम लिखेंगे उदाहरण के लिए ऐसा कहा जाता है की जगह हम बीच में अल्पविराम का प्रयोग करेंगे। नंबर 4, पर, परंतु, किंतु, इसलिए, अतः, तथापि इत्यादि अव्यय जो शब्द है, ये इन अव्यय शब्दों से पूर्व जो है, जब भी आप इन अव्यय शब्दों का प्रयोग करेंगे वाक्य में, उससे पूर्व, इन शब्दों से पूर्व, इन अव्यय शब्दों से पूर्व आपको अल्पविराम का प्रयोग करना है। अगर आप किसी भी वाक्य में इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, इन अव्यय शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे मैं कल घर जाता,
मैं कल घर जाता, हमने कहा मैं कल घर जाता, मैं कल घर जाता। अब इसके बाद हमने लगा दिया परंतु, हम लगाना चाह रहे हैं परंतु, तो यहाँ पे जो है अल्प विराम लगाएंगे, तब लगाएंगे परंतु मेरा कोई काम है या मेरा कोई जरूरी काम पड़ गया इसलिए मैं नहीं जा पा रहा हूं, इस प्रकार से। उन्होंने परिश्रम किया, उन्होंने परिश्रम किया, हम बोलना चाह रहे हैं उन्होंने परिश्रम किया, या अब लिखेंगे इसलिए, इसलिए सफल है। तो यहाँ इसलिए से पूर्व आपको हमेशा ध्यान देना है कि इसलिए जब भी आप ये अव्यय शब्दों का प्रयोग करेंगे उससे पूर्व आपको हमेशा ही, इनको समुच्चय बोधक भी बोलते हैं, इनको समुच्चय बोधक अव्यय जो होंगे इनसे पूर्व जो है हमेशा आपको अल्प विराम का प्रयोग करना है, तभी भाषा में शुद्धता आ पाएगी, अन्यथा स्थिति में भाषा में जो है अशुद्धियां हो जाएंगी या उसका अभिव्यक्ति जो है बदल जाएगी। अगला है नंबर 5, किसी व्यक्ति को संबोधन से जो है, संबोधन के पश्चात आप किसी व्यक्ति को संबोधन कर रहे हैं, किसी व्यक्ति को संबोधित कर रहे हैं, तो भी आपको कुछ क्षणों के लिए वहां पर विराम लेना है, वहां विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। जैसे हमने कहा मोहन, हमने मोहन को संबोधित किया, मोहन कहाँ जा रहे हैं। अगर मोहन कहाँ जा रहे हैं बोलेंगे तो अशुद्ध है, आपको बोलना है मोहन कहाँ जा रहे हो। तो मोहन के बाद अल्प विराम का प्रयोग किया जाना है, यानी कुछ क्षणों के लिए यहाँ पे आपको विराम लेना है। जैसे देवियों व सज्जनों, देश पर संकट छाया है, देवियों व सज्जनों, फिर उसके बाद आपको अल्प विराम यानी कुछ देर के लिए विराम लेना है, फिर बोलना है देश पर संकट छाया है। तो यहाँ पर भी जो है जब आप किसी को संबोधन करेंगे, किसी को संबोधित करेंगे, तो वहां पर भी आपको अल्प विराम का प्रयोग किया जाना है। उसके बाद संबंधवाचक सर्वनाम के बाद, जब भी आप संबंधवाचक सर्वनाम की बात करेंगे, इसमें होता क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम में सर्वनाम का जोड़ा होता है, एक पहले आएगा एक बाद में आएगा। जब, तब, जैसे, तैसे, इस प्रकार के जो है प्रयोग में आते हैं। तो आपको जैसे कहे मेरा भाई जो एक इंजीनियर है इंग्लैंड गया है, मेरा भाई जो है, हमने मेरे भाई के बाद हमने जो है अल्प विराम का प्रयोग करना है, मेरा भाई जो एक इंजीनियर है इंग्लैंड गया है। या हमने कहा कालिदास जिन्होंने मेघदूत की रचना की, मेघदूत लिखा है, महान लेखक है। तो जो है कालिदास के बाद जो है जो प्रयोग हम करेंगे वहां पर अल्प विराम का प्रयोग करेंगे, क्योंकि रुकना है आपको। कालिदास, हमने ऐसा नहीं बोलेंगे कालिदास जिन्होंने, नहीं बोलेंगे कालिदास जिन्होंने मेघदूत लिखा है, महान लेखक है, इस प्रकार से जो है प्रयोग किया जाएगा। अगला है यह वह तब तो शब्दों के लुप्त होने पर आपको अल्प विराम का प्रयोग करना है, या अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। कहां पर, जब जो है यह वह शब्द आने चाहिए उसमें बीच में पर नहीं आ पा रहे हैं, लुप्त हो जा रहे हैं, तो उन वाक्यों में जो है वह, उन वाक्यों में यह की जगह, वह की जगह, तब की जगह, तो की जगह जो है आप अल्प विराम का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे, जो कहता हूं कान लगाकर सुनो, जैसे हमने कहा जो कहता हूं, अब जो कहता हूं वो होना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए वो कान लगाकर सुनो, या उसे कान लगाकर सुनो, जैसे हम कहते हैं उसे कान लगाकर, पर भैया ये लोप हो गया, इसका लुप्त हुआ है, तो यहाँ पे हम कॉमा लगा के चला लेंगे। अगर आप कॉमन, अगर आप वो लिख रहे हैं उसे लिख रहे हैं तो कॉमा नहीं लगाएंगे, अल्पविराम नहीं लगाएंगे। जैसे ही अगर आप उसे वो हटा देंगे तो उसके स्थान पर आपको अल्प विराम का प्रयोग करना है। अगर हम कहें जो कहता हूं उसे कान लगाकर सुनो, तो फिर अल्प विराम हट जाएगा। अगर आप कह रहे हैं जो कहता हूं कान लगाकर सुनो, तो यहाँ पे आपको अल्प विराम का प्रयोग करना है, नहीं तो वो दोनों वाक्य एक साथ मिल जाएंगे। जो कहता था सो कह दिया तुम जानो, जो कहता था सो कह दिया, यहाँ पे जैसे जो कहता था, अगर यहाँ सो नहीं होता तो अल्प विराम लगता है यहाँ पे, पर सो है तो अल्प विराम नहीं लगेगा। कह दिया तुम जानो, अब यहाँ जो है अब लगना चाहिए, अब तुम जानो,
जो कहना था मैंने कह दिया। अब तुम जानो तो अब की जगह जो है हमने अब लिख करके उसकी जगह हमने अल्प विराम का प्रयोग कर देना है। वहां पे अल्प विराम का प्रयोग ही वहां पर होना है। अगला है, किसी उद्धरण उक्ति से पूर्व अगर किसी व्यक्ति की उक्ति को लिखते हैं, किसी व्यक्ति की कही हुई बात को लिखते हैं, उससे पूर्व भी आपको अल्प विराम का प्रयोग किया जाना है। जैसे गांधी जी ने कहा है, अगर गांधी जी ने कहा है कि बाद आप सीधे लिख देंगे तो भाषा वो भाषा अशुद्धि मानी जाएगी। तो आपको क्या करना है, अगर किसी भी व्यक्ति की जो है उक्ति को लिख रहे हैं, उक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, तो उससे पूर्व आपको अल्प विराम का प्रयोग करना है। जैसे गांधी जी ने कहा के बाद आप अल्प विराम का प्रयोग करेंगे और आगे उसके बाद उनकी बात जो है जो कुछ भी कहा उन्होंने वो लिख देंगे। नंबर 9, पर्यायवाची के बीच में जब भी किसी एक शब्द के पर्यायवाची लिखने होंगे, मान लिया जाए आपने आकाश के पर्यायवाची लिखने हैं, आकाश के पर्यायवाची आपने लिख दिया शून्य, व्योम, अंबर, इस प्रकार से लिखेंगे तो हर एक के बीच में आपको अल्प विराम का प्रयोग करना है। जब भी आप पर्यायवाची लिख रहे होंगे तो वहां पर भी आप हमेशा ही विराम चिन्ह का यानी अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। उसके बाद है दिनांक जब लिख रहे होंगे, सबसे अधिक गलती होती है इसमें, सबसे हम इस पर ध्यान सबसे कम देते हैं और सबसे अधिक गलती करते हैं हम कि जब हम दिनांक लिखते हैं तो दिनांक को जो है दिनांक को सन से अलग करने के लिए भी जो है हमें अल्प विराम का प्रयोग करना चाहिए, करना पड़ता है। जैसे हमने लिख दिया कि 15 नवंबर 2022 ऐसे लिख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको जो है हमेशा यहाँ पर ध्यान देना है, आपको अल्प विराम का प्रयोग करना है। दिनांक एक तरफ और सन जो है एक तरफ, इसको अलग करने के लिए जो है आपको लिखना है। अगर आप ऐसे लिखते हैं 15/9/5/2022 ऐसे अगर लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आपको कोई प्रयोग नहीं करना है अल्प विराम, या तो हर जगह करना है नहीं करना है। परंतु जैसे भी आप जब भी अगर महीने का नाम अगर आप शब्दों में लिखते हैं तो उसके बाद आपको अल्प विराम का प्रयोग अनिवार्य रूप से करना है, अन्यथा की स्थिति में भाषा अशुद्धि है। अगर आप कभी प्रश्न पूछा था क्या भाषा अशुद्धि से संबंधित, इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। अगला है विस्मयादि बोधक वाक्य जो होंगे, जो विस्मय बोधक वाक्य होते हैं उनमें भी आपको इसका प्रयोग करना है, अल्प विराम का प्रयोग करना है। जैसे अरे आप आ गए, अरे आप के बीच में आपको अल्प विराम लगाना है। अरे आप आ गए, ओ आप चले गए, ओह भी हो सकता है ना, ओह आप चले गए, अरे आप चले गए, ऐसे जो है अरे ओह वाह ऐसे जब शब्दों का प्रयोग करेंगे तो उन शब्दों के बीच में आपको हमेशा से जो है अल्प विराम का प्रयोग करना है। चलिए आगे बात करते हैं। अल्प विराम का प्रयोग जो है इस प्रकार से हमें करना होगा, हमेशा हमें भाषा की शुद्धता के लिए भाषा की इस प्रकार से अल्प विराम का प्रयोग किया जाना है। अब हम बात करते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह जो है, विस्मयादि बोधक विराम चिन्ह जो है उसका प्रयोग आप कहाँ करेंगे। पहली बात तो विस्मयादि बोधक जो चिन्ह है वो इस प्रकार से है, ऐसे आपको विस्मयादि बोधक चिन्ह लिखना है। ये कहाँ प्रयोग करना है, आश्चर्य, विस्मय, हर्ष, दुख, प्रसन्नता प्रकट करने वाले वाक्यों के अंत में हमेशा जो है या तो आश्चर्य प्रकट करे वो वाक्य, या विस्मय प्रकट करे, या हर्ष प्रकट करे, या दुख प्रकट करे, या अति प्रसन्नता को प्रकट करे। तो ऐसे वाक्यों के अंत में आपको हमेशा विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करना है। जैसे अरे कितना बड़ा घर है, अरे के बाद तो आपको क्या करना है, अल्प विराम का प्रयोग करना है, और अंत में आपको हमेशा जो है विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करना है। अरे कितना बड़ा घर है, शाबाश तुमने नाम रोशन किया, उसके अंत में जो है आप ये लगाएंगे। वाह कितना अच्छा गीत गाया, वाह के बाद तो आपको अल्प विराम लगाना है क्योंकि हमने ऊपर नियम में पढ़ा है। जब भी आप विस्मयादि बोधक शब्दों के प्रयोग करेंगे उसके बाद आपको हमेशा अल्प विराम लगाना है, पर अंत में उस वाक्य के अंत में आपको विस्मयादि बोधक चिन्ह को लगाना है।
कई बार क्या कहते हैं लोग वाह के बाद लगा देते हैं, जो गलत है। वाह के बाद आपको अल्प विराम लगाना है और वाक्य के अंत में आपको लगाना है विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करना है। चलिए आगे देखते हैं। अब है प्रश्नवाचक, जो आप हमेशा देखते आए होंगे। प्रश्नवाचक आप लगातार जो है प्रश्नों को देखते हैं। अब इनका प्रयोग कहाँ करेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग? नंबर 1, तो प्रश्नवाचक का चिन्ह आपका प्रयोग करेंगे सबसे पहले जब सीधे सीधे कोई प्रश्न पूछा जाए। अगर घुमाकर प्रश्न पूछा जाएगा तो नहीं होगा इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग। जैसे आपका नाम क्या है, सीधे पूछ दिया हमसे किसी ने, या हम किसी पूछ रहे हैं कि आपका नाम क्या है, सीधा प्रश्न है, तो इसके अंत में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करना है। और दूसरी स्थिति यह है, स्थिति स्पष्ट नहीं है, हम कुछ बोल रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं, परंतु उसमें स्थिति जो है हमें पता भी है और नहीं भी है। ऐसी स्थिति में हम अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कहा आप शायद इलाहाबाद के रहने वाले हैं, आप शायद कल घर गए थे, आप शायद इलाहाबाद के रहने वाले हैं, तो उसके बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। हमने कहा आप शायद कल घर गए थे, शायद आप कल घर गए थे, तब भी उसके अंत जो है अंत में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है, जहां पर स्थिति स्पष्ट न हो। अगर एक चीज हमें ध्यान देने योग्य चीज है, यदि प्रश्न सीधा न पूछा जाए तो वहां पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। जैसे उसने मुझसे पूछा कि मैं कब आया, या उसने मुझसे पूछा कि आपका नाम क्या है, तो वहां पर आप जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे, अन्यथा जो है वो प्रश्न नहीं बनेगा। तो आपको बिल्कुल ध्यान देने की बात है, जब प्रश्न सीधा पूछा जाए तो प्रश्नवाचक चिन्ह, यदि प्रश्न सीधा न पूछा जाए, एक दूसरे व्यक्ति के माध्यम से पूछा जाए, तो वहां पर आपको पूर्ण विराम का प्रयोग करना है। अब है इखरा चिन्ह। इखरा चिन्ह क्या है? जब आप भाषा में जो है किसी विशिष्ट पुस्तक का या पुस्तक के लेखक का, समाचार पत्र का नाम जो है डालना बीच में लिख रहे हैं, उसको आप एक इखरा चिन्ह में लिखेंगे। जैसे हमने लिखा गोदान एक उपन्यास है, या गोदाम उपन्यास के रचयिता प्रेमचंद हैं, आप प्रेमचंद को भी और गोदान को भी जो है एक इखरा चिन्ह के अंतर्गत लिखेंगे। ऐसे ही जो है किसी उपन्यास का नाम लिखते समय अगर आप किसी भी का उपनाम लिख रहे हैं, जैसे मान लिया आपने लिखा राम धारी सिंह, अब ये तो उनका नाम हो गया, अब उसके पीछे आप वो दिनकर भी लिख रहे हैं, ये भी गलती करते हैं हम। दिनकर लिखे हैं तो दिनकर को आपको एक चिन्ह, इखरा चिन्ह या एक उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत लिखना है। या फिर आपने लिख दिया सूर्यकांत त्रिपाठी, ये तो ठीक है उनका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी, ये तो उनका नाम हो गया। अब यहां हमें लिखना है निराला, निराला उनका उपनाम है। ऐसे तो निराला को आप एक हरा चिन्ह के अंतर्गत लिखेंगे। एक हरा मतलब ऊपर से एक कॉमा, ऐसे। अब बात करते हैं दोहरा उद्धरण। अब ये तो एक उद्धरण की बात हो रही है, दोहरा उद्धरण। दोहरा उद्धरण कहाँ प्रयोग होगा? इसमें ऊपर से जो है 2 अल्प विराम लगाने हैं, ऐसे 2 अल्प विराम लगाने। अब कहाँ पर लगाते हैं हम? किसी व्यक्ति को का महत्वपूर्ण कथन, कहावत, पुस्तक के उद्धरण, अवतरण आदि का क्यों लिखते हैं। हम किसी की कही हुई बात को जैसे कहा है वैसे ही लिखते हैं, वैसे ही हम प्रयोग करते हैं भाषा में। तो उस स्थान पर हम उस बात या कहावत या अवतरण को हम 2 कॉमा के अंदर बंद करते हैं, दोहरा उद्धरण के अंतर्गत लिखते हैं। जैसे जयशंकर प्रसाद जी की पंक्ति है, कविता की पंक्ति है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो। अगर हम ऐसा लिख रहे हैं तो इसे हम 2 उद्धरण के अंतर्गत या दोहरा उद्धरण के अंतर्गत आगे और पीछे दोनों तरफ से बंद करके लिखेंगे। इसका मतलब ये है कि ये किसी की बात को हमने हूबहू लिखा है। अगर आप कहीं भाषा कभी किताब में किसी वाचन करते हुए देखेंगे तो तब भी आप समझ जाएंगे कि ये जो बात है ये किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा कही हुई बात को हूबहू यहाँ पर लिखा गया है। चलिए आगे देखते हैं। अब है कोष्ठक। कोष्ठक का प्रयोग हम बचपन से करते आए हैं। कोष्ठक ऐसा कोई नई चीज नहीं है, कोष्ठक का प्रयोग करते हैं।
वाक्य में आए हुए संदर्भहीन शब्द को अलग करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। कैसे? अब जैसे कोई वाक्य में जो है संदर्भहीन बात है, जिसका कोई संदर्भ नहीं है, जैसे हमने लिखा मेरे पिताजी जो अब स्वर्गीय बहुत ईमानदार हैं, इसका कोई संदर्भ नहीं है हमारे पास कि अब स्वर्गीय है नहीं है, तो इसको हमने एक कॉमा के अंदर जो है एक कोष्ठक के अंदर हमने बंद कर देते हैं। जो अब स्वर्गीय है, ये ऐसे हम जो है इस प्रकार के शब्दों का जिनका कोई संदर्भ नहीं है, या फिर किसी विशिष्ट शब्द को स्पष्ट करने के लिए आपने कोई शब्द लिखा, उसका दूसरा अर्थ भी आप लिखना चाह रहे हैं। जैसे आपने यहाँ पे लिख दिया विकार, लिख दिया, और उसको यहाँ पे लिख दिया परिवर्तन। आप इसको स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि इसका मतलब परिवर्तन है, तो ऐसे स्थान पर भी जो है आपको उसे कोष्ठक के अंतर्गत ही लिखा जाएगा। उसको स्पष्ट करना चाह रहे हैं या वो संदर्भहीन है, ऐसे शब्दों का प्रयोग में जो है आपको अब जो है कोष्ठक का प्रयोग किया जाना है। अगला है संक्षेप चिन्ह या लाघव चिन्ह। यह प्रयोग हम बहुत कर रहे हैं क्योंकि आज भाषा को का जो है छोटा रूप देखने को हमें मिल रहा है, तो इस दौर पर जो है इसका बहुत प्रयोग हो रहा है। आप डॉक्टर जो है ऐसे नहीं लिखते हैं, डॉक्टर नहीं लिखेंगे ऐसे, आप सीधे ऐसे लिख देते हैं डॉक, ऐसे लिख देते हैं। आप अगर हमें जैसे महाविद्यालय का नाम लिखना है, हम लिखते हैं राजकीय स्नातकोत्तर है, तो हम इसको जो है शॉर्ट रूप में ऊपर से जो पीछे जो बिंद लगाते हैं, ये बिंद जो लगाते हैं, ये बिंद जो है यह है संक्षेप चिन्ह। इसका मतलब है कि इस शब्द को संक्षेप किया गया है, इस शब्द को पूर्ण रूप में नहीं लिखा गया है, इसका पूर्ण रूप नहीं है, यह संक्षेप रूप है। अब आता है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह भी भाषा में अल्प विराम के बाद दूसरे नंबर का ऐसा चिन्ह है जो बहुत प्रयोग में किया जाता है, बहुत स्थानों पर प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग हम सबसे पहले कहाँ करते हैं, दो शब्दों से मिलकर बना पद जो है जिसमें दोनों खंड प्रधान हो, जैसे घर द्वार, घर द्वार दोनों एक जैसे शब्द है, घर द्वार लिख दिया हमने। दाल रोटी दोनों का समान महत्व है, दाल और रोटी है ना। दही बड़ा, यहाँ पे जो है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह जो है थोड़ा छोटा होता है, ये छोटा है योजक चिन्ह जो है, छोटी लाइन है योजक चिन्ह। दूसरा है विलोम शब्दों के बीच में, जब भी आप विलोम शब्द लिखेंगे, एक शब्द का दूसरा विलोम लिखेंगे, तो वहां पर भी आपको हमेशा जो है योजक चिन्ह का प्रयोग करना है। जैसे ऊपर नीचे, माता पिता, अमीर गरीब, शुभ अशुभ, जब जोड़े बनाएंगे, विलोम चिन्ह के जोड़े बनाएंगे आप, तो उसमें भी आपको इन चिन्हों का प्रयोग करना है, यानी योजक चिन्ह का प्रयोग करना है। नंबर 3 द्वंद्व समास में, क्योंकि द्वंद्व समास में जोड़े होते हैं, दीन दुखी, हंसी खुशी, माता पिता, इस प्रकार के जो जोड़े होंगे वहां पर भी द्वंद्व समास में भी आपको उन दोनों शब्दों के बीच में आपको हमेशा जो है योजक चिन्ह का प्रयोग करना है। सार्थक निरर्थक के जोड़े में, जब भी आप सार्थक और निरर्थक शब्दों के जोड़े बनाते हैं, तब भी आपको उन दोनों शब्दों के बीच में आपको जो है हमेशा एक योजक चिन्ह लगाना है। जैसे अनाप शनाप, झूठ मूठ, इस प्रकार से जो है हमेशा। या फिर संयुक्त क्रियाएं, जब क्रियाएं साथ आए, संयुक्त क्रिया का मतलब एक से अधिक क्रियाएं जब साथ में आती हैं, तो उन क्रियाओं के बीच में भी आपको जो है हमेशा योजक चिन्ह लिखना है। पढ़ना लिखना, उठना बैठना, चलना फिरना, दौड़ना घूमना या घूमना फिरना, ऐसे प्रकार के जो संयुक्त क्रियाएं हैं उनके बीच में आपको हमेशा जो है योजक चिन्ह का प्रयोग करना है। उसके बाद है और भी कई जगह प्रयोग हो सकता है, जैसे आपको जो है एक ही संज्ञा के 2 बार लिख रहे हैं, गाली गली गली, नगर नगर, इस प्रकार संज्ञा शब्दों को जो है आप जब एक साथ लिखते हैं, संज्ञा शब्द जहां पर प्रयोग आएंगे, जैसे गली गली, इस प्रकार के शब्दों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। और संख्यावाचक विशेषण जब लिखेंगे, जब भी संख्यावाचक विशेषण लिखेंगे, 2 4 7 8 ऐसे जो है लिखेंगे, तो भी आपको जो है योजक चिन्ह का प्रयोग करना है। और अनिश्चित संख्या जब लिखेंगे, अनिश्चित संख्या जब लिखेंगे, बहुत सी, थोड़ी सी, बहुत ज्यादा, इन शब्दों का प्रयोग जब करेंगे, जैसे बहुत सी वस्तुएं, बहुत सी, इनके बीच में आएगा थोड़ा सा,
थोड़ा सा इनके बीच में जो है योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। इस प्रकार जो है योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। अब बात करते हैं रेखिका चिन्ह। अब योजक चिन्ह जो है छोटा है, थोड़ा छोटी लाइन है, रेखिका चिन्ह जो है बड़ी लाइन है, और दोनों का अपना अपना अलग महत्व है, दोनों की अलग उपयोगिता है। नंबर 1, कथन या विचार से पूर्व आपको लिखना है। आप किसी का कथन लिख रहे हैं, किसी की बात लिख रहे हैं, जिसको हमने बात किया कि उस कथन को, उस बात को हम 2 उद्धरण चिन्ह, दोहरा उद्धरण के अंतर्गत लिखेंगे। उससे पूर्व आपको कौन सा चिन्ह लगाना है? मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, तो जो रेखिका चिन्ह लगा जाएगा उसके बाद। या रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है, कथन या विचार से पूर्व आपको रेखिका चिन्ह लगाना है। या फिर उदाहरण देते समय जैसे जब लिखेंगे आप, जैसे घर, ये जो भी आगे लिखेंगे उससे आगे, तो हमेशा वहां पर आपको रेखिका चिन्ह प्रयोग करना है। जहां आप जैसे लिखेंगे तो जैसे के बाद आप सीधे संख्या नहीं लिखेंगे, वहां पर विराम नहीं लगाएंगे, वहां योजक चिन्ह नहीं लगाएंगे, वहां सिर्फ और सिर्फ एक ही चिन्ह का प्रयोग होगा, वह होगा रेखिका चिन्ह का प्रयोग वहां पर किया जाएगा। और नाटकों के संवाद से पूर्व जो संवाद होते हैं, हमने लिखा कि जो है जो संवाद किए जाते हैं, जो हमने लिख दिया राम जो है जो कुछ कह रहा है, हमने जब राम लक्ष्मण संवाद में राम लिख दिया, आगे से संवाद लिखा जो है ये रेखिका चिन्ह लगेगा। यहाँ लक्ष्मण लिख दिया, फिर जो है हमने रेखिका चिन्ह लगा दिया, उसका जो है उसकी उनकी बात लिख दिया आगे, ऐसी। अब है हंस पद चिन्ह। ये भी भाषा में बहुत जरूरी है, इसकी वजह से कई बार गलतियां हो जाती हैं, कई बार हमें पुनः उसको बदलना पड़ता है, तो बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है अगर हमें हंस पद चिन्ह का पता है। हम कभी कोई वाक्य लिख रहे हैं, वाक्य में जो है जब कोई शब्द छूट जाता है, वाक्य लिखते समय जो है हमसे कोई शब्द छूट जाए, तो वो शब्द जो छूटा है उसकी जगह पर जो है हम क्या करेंगे, एक ऐसा चिन्ह बनाएंगे, इसे हंस पद चिन्ह बोलते हैं। और कहीं पे आपको ऐसा भी मिलेगा, ये भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। जब आप ऐसा चिन्ह लगाएंगे तो यहाँ लिखेंगे, ऐसा चिन्ह लगाएंगे तो यहाँ लिखेंगे। तो जब भी आपको जो है कहीं पे किसी वाक्य में कोई चीज छूट जाए, जैसे हमने कहा मैं राम मंदिर गया था परंतु, अगर भूल गए परंतु लिखना, तो परंतु की जगह आपने क्या किया, ऐसे करके परंतु लिख दिया, या परंतु ऐसा करके परंतु लिख दिया आपने, तो आपका हंस पद है। यानी कि इससे आप समझ जाएंगे कि ये चीज छूट गई है। या कई बार तो हम ऐसा भी करते हैं, यहाँ कुछ नहीं लिखते हैं, हमने यहाँ ऐसा चिन्ह लगा दिया या ऐसा चिन्ह लगा दिया और वो नीचे जाके हमने उसे लिख दिया, ऐसा भी किया जा सकता है। अब है अगला है उपविराम चिन्ह। उपविराम चिन्ह क्या है? ये भी जो है इस चिन्ह का प्रयोग जो है शीर्षकों में किया जाता है। अगर आप किसी का शीर्षक लिख रहे हैं, जैसे कामायनी एक अध्ययन, हमने कामायनी एक अध्ययन लिखा, तो कामायनी के बाद जो है ये उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। या हमने कहा मौलिकता एक विचार, मौलिकता एक विचार, ऐसे लिख दिया। तो इस प्रकार जब भी हम कोई शीर्षक लिखेंगे तो शीर्षक के पश्चात आपको उपविराम चिन्ह का प्रयोग करना है। अगर आप प्रयोग नहीं करते हैं तो भाषा अशुद्ध मानी जाएगी। तो आज की कक्षा में हमने सीखा विराम चिन्ह किसे कहेंगे, विराम चिन्हों के प्रकार, जिसमें हमने अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम चिन्ह, कोष्ठक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, रेखिका चिन्ह, हंस पद, ऐसे जो है पूर्ण अनेक विराम चिन्हों के बारे में चर्चा की और उनका प्रयोग भाषा में किस प्रकार से किया जा सकता है, इस पर भी हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की। आप भली भांति समझे होंगे और इनको जो है अपनी भाषा में, अपने लेखन में, वाचन में इनका प्रयोग करेंगे और अपनी भाषा की शुद्धता पर विचार करेंगे, अपनी भाषा की शुद्धता को सीखेंगे। आज की कक्षा में इतना ही, आगे हम बात करेंगे दूसरे किसी टॉपिक में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को अपने ग्रुप में शेयर कीजिए और इसको लाइक कीजिए, ताकि हम आपकी मांग के अनुसार आगे भी इसी प्रकार के वीडियो बना सकें। धन्यवाद।